एब्सोल्यूट हिडन दिखते हैं सुनयान ने इस सनफ्रूट को इनहेरिट कर लिया है। इसके तुरंत बाद इसकी सेंसेस एक्टिवेट हो गई है। सेंसेस एक्टिवेट होने के बाद में सुनियन के पास में इतनी पावर आ चुकी है, वो अपने आसपास के 20 यार्ड के एरिया के अंदर जो कुछ भी चीज है उन्हें सेंस कर सकता है। अब ये सेंसेस कितने एक्यूरेट है ये जल्दी पता चलेगा। जब इस बारे में यूटियन सुनती है तो उसे बताती है ये कुछ खास नहीं है। जब मैं ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर थी तब मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं पूरे कॉन्टिनेंट को सेंस कर सकती थी और मेरे सेंसेस एकदम एक्यूरेट थे। सुनियन कहता है आप तो महान है, मैं आपकी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। वैसे मुझे याद है आपने कहा था आप मुझे कोई नई स्किल सिखाएंगी, तो अब उसका टाइम हो चुका है। यूटियन कहती है तुम चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए उसके बाद में इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ये सुनने के सुनियान वहाँ जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सभी को बाहर निकालने लगता है और फिर इससे कुछ घंटों बाद में वापस से मेन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। उसके जब सन टोकन था तो बड़ी सनी से वो यहाँ पहुंच गया है। सुनियान इस टाइम पर लेंग यूरन के पैलेस के अंदर है, जो कि उसे देखते कहने लगती है सुनियान कांग्रेचुलेशंस, इस मिशन के अंदर तुमने काफी अच्छा किया, तुम फर्स्ट नंबर पर आए हो। इसके अलावा तुम्हारे पॉइंट्स भी काफी शानदार थे। इसका मतलब तुम्हें आगे मिशन के लिए भेजा जाएगा। जिस कंपटीशन के बारे में मैंने तुमसे बात की थी उसके लिए तुम नॉमिनेट हो चुके हो। मुझे यकीन है उस कंपटीशन के अंदर भी तुम अज़ूर अकेडमी का नाम रोशन करोगे। ये कहते लेंगियरन से लगती है ये लड़का ही अब मेरी मदद करेगा इस जगह को फ्री करने में। इसकी मदद से मैं डायनेस्टी से फ्री हो सकती हूँ। इसकी इतना सोचने के साथ ही हमें पता चलता है ये जो सुनियान के लिए इतना लाड़ दिखा रही थी, उसकी लगातार इतनी चिंता कर रही थी, वो सब कुछ केवल एक पसंद के लिए नहीं है, वो सब एक जरूरत भी है। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आगे पता चलेगा। सुनियन कहता है मेरे ब्यूटीफुल मास्टर आपको बिल्कुल जो तकनीक जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ। इस कंपटीशन के अंदर हमारी अकेडमी ही जीतेगी। सुनियान से अपने लिए ब्यूटीफुल मास्टर वर्ड सुनकर पहले तो लेंग्यूरान काफी चौंक जाती है और फिर एकदम से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। ये गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इससे सुनियन भी काफी डर जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। तभी लेंग्यूरान अपनी सीट से उठती है और सुनियन की तरफ बढ़ते हुए उसे कहने लगती है सुनियान तुम ना कल्टिवेशन करते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हें क्या लगता है एक कल्टिवेटर को अपना कल्टिवेशन किस लिए करना चाहिए? सुनियन कहता है मैं बाकी कल्टिवेटर्स को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं खुद को बता सकता हूँ। मैं कल्टिवेशन करता हूँ ताकि अपने साथ के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं उन सभी केयर करना चाहता हूँ, उन सभी को हर खतरे से बचाना चाहता हूँ जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेंग्यूरन कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारी पसंद करने वाली इस लिस्ट के अंदर हूँ? ये सुनकर सुनैन हमें सलाह देता है और ये देखकर लेंग्यूरन बहुत खुश जाती है। वो कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिस सुनकर सुनैन हंसते हुए उस गुफा के टाइम को याद करने लगता है जब वो इस लड़की के साथ में था और सोचने लगता है मैं केवल आपको पसंद नहीं करता बल्कि मेरी इस लाइफ के अंदर आप वो पहली लड़की है जिसके साथ में किया था, इसलिए आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी लेंग्यूरन आगे बोलती है तुम मुझे थोड़े थके हुए लग रहे हो, अभी अभी तुम जेड पैराडाइज से लौटे हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से आराम करने के लिए चले जाना चाहिए। आज से 3 दिन बाद में तुम मेरे पास दोबारा आना, तब मैं तुम्हें एक शानदार रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर सुनियन सोचने लगता है ऐसा हो सकता है ये रिवॉर्ड के रूप में मुझे प्रपोज कर दे। ये सोचते हुए सुनियन इस सबको इमेजिन भी करने लगता है। उसे अपने सपनों में लेंग्यूरन दिखाई देती है जो कि उसे किस कर रही है। तभी लेंग्यूरन कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सुनियन काफी खुश हो जाता है और काफी चौंक जाता है। वो कहती है उस दिन मैं तुम्हें मदद करूंगी, तुम्हें तुम्हारी मोम के पास में कोई मैसेज पहुंचाने में। अपनी मोम का नाम सुनने के साथ ही सुनियन पहले तो कुछ सोचने लगता है और फिर एकदम से केवल थैंक यू बोलकर वहां चला जाता है। लेंग्यूरन यहाँ पे सोचने लगती है यही वो इंसान है जो कि मेरी डेस्टिनी को बदलेगा, इसकी मदद से ही मैं काफी कुछ कर पाऊंगी। जो मुझे करना है उसे अचीव करने के लिए अगर मुझे इसे शादी भी करनी पड़ती है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद से देखते हैं सुनैन अपने रूम के अंदर पहुंच चुका है। वो वहाँ पर यूटियन से कहने लगता है योर हाइनेस अब तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब टाइम हो चुका है आप मुझे क्राफ्टमैन स्किल जो कि आप मुझे सिखाने वाली थी उसके बारे में बताएं, और उसके अलावा स्पिरिचुअल सेंस जो कि अभी भी अनलॉक हुआ है उसके बारे में भी मेरे माइंड में काफी सारे सवाल है, उनके मुझे जवाब चाहिए। यूटियन कहती है तो जाओ जाकर तुम्हारे यंग मास्टर से जिसे तुम ब्यूटीफुल मास्टर कहते हो उससे जाके पूछो, वही तुम्हें सब कुछ सिखा देगी और सारे सवालों की जवाब भी दे देगी। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुनियन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि यूटियन लेंग्यूरन से थोड़ा जल रही है क्योंकि मैंने उसकी तारीफ की थी। अगर सच में ऐसा है तो इसके साथ में भी मेरी गड़बड़ हो सकती है, मुझे किसी तरीके से इस सबको मेंटेन करना होगा। इसी टाइम पर यूटियन सुनियन की बात तो समझ जाती है। उसे कहने लगती है अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, तुम्हारे कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लड़की बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि मैं उससे किसी भी तरीके से जलूं। मेरी पावर और कैपेबिलिटीज किसी भी ह्यूमन से कहीं ज्यादा है। और रही बात स्किल की, तो ये स्किल मैं तुम्हें इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि तुम्हें सिखाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि सब कुछ मैं फ्री में नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें ये स्किल सिखाऊंगी तो इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सुनियन हंसते हुए बोलता है ठीक है जो करना है वो कहो, आप जो भी मुझे करने के लिए कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उससे करने के लिए मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। यूटियन कहती है अब तुमने ये कह दिया है, अब बिल्कुल भी इन शब्दों से पीछे मत हटना। मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक काम देने वाली हूँ, इस काम को तुम्हें हर तरीके से कंप्लीट करना होगा। अगर किसी भी कारण से ये काम अधूरा रह जाता है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सुनकर सुनियन डरने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे काम तो दीजिए, मैं हर तरीके से काम को कंप्लीट करूंगा और बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा।
जीटेन कहती है तो फिर ठीक है, अपनी बात पे टिके रहना, मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। क्राफ्टमैनशिप स्किल जिसे सिखाने के लिए मैं तुमसे कहा था, इसे सीखने के लिए स्पिरिचुअल सेंस का होना काफी जरूरी होता है। एक तरह से तुम ये कह सकते हो क्राफ्टमैनशिप स्किल स्पिरिचुअल सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके पास में स्पिरिचुअल सेंस नहीं होगी वो क्राफ्टमैनशिप स्किल को नहीं सीख सकता है। सुनिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं जिनको स्पिरिचुअल सेंस नहीं आता है, वो केवल अपनी एनर्जी का यूज करके ही ये सारा काम कर देते हैं। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि क्राफ्टमैन बनने के लिए स्पिरिचुअल सेंस का होना जरूरी है। मैंने कई सारे क्राफ्टमैन के वेपन्स को देखा है और उनके पास में स्पिरिचुअल सेंस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके वेपन काफी शानदार थे। जीटेन कहती है तुम सही कह रहे हो, स्पिरिचुअल सेंस के अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये एक अनफेयर तरीका है। अगर कोई क्राफ्टमैन अपनी क्राफ्टिंग काम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है तो उसे क्राफ्टिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा वेपन क्राफ्ट करने के लिए जिस मटेरियल का यूज कर रहा है उस मटेरियल की भी फुल पावर अनलीश नहीं हो पाती है। सुनन कहता है स्पिरिचुअल सेंस से ऐसा क्या खास हो रहा है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं हो पा रहा। जीटेन कहती है इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। जिसके पास में स्पिरिचुअल सेंस होती है वो फायर को अपने सबसे कंट्रोल कर पाता है। अब तुम्हें यह तो बताइए होगी वेपन क्राफ्टिंग के अंदर फायर कितनी काम आती है। जो लोग इस क्राफ्टिंग काम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हैं वो फायर के लिए भी एक अलग से इक्विपमेंट यूज करते हैं। इसी वेपन की एक्स्ट्रा लेयर के कारण वेपन अपनी फुल पीक पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअल सेंस अच्छी तरह से आता है इसलिए तुम क्राफ्टमैन स्किल को काफी अच्छी तरह सीख सकते हो। कई साल पहले मेरे मास्टर ने इस स्किल को बनाया था। उनके हिसाब से पूरे 3 रिलेम के अंदर क्राफ्टिंग की इससे बेहतर स्किल कोई भी नहीं है, और ये इसके अलावा ये रेयर स्किल इतनी खतरनाक है कि 3 रिलेम के अंदर मेरे और उनके अलावा कोई भी इसे सीख नहीं पाया है। अब इसमें तुम्हारी बारी है, तुम इसे कोशिश कर सकते हो। ये कहते हुए जीटियान अपने हाथों के अंदर एक फैट जनरेट करती है। सुनियान झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे स्किल सिखाइए। ये सुनने के साथ ही जीटियान सुन के सर पे अपना टच कर देती है, जिसके साथ ही सुन की बॉडी के अंदर ये फैट जाने लगती है। जीटियान आई कहती है एक बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये स्किल मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, लेकिन तुम कभी भी इस स्किल को आगे किसी और को नहीं सिखा सकते। इस तरह से इस स्किल को सीखने के बाद में सुनन कहने लगता है ये सब क्या है, मेरे को दिखाई दे रहा है इस स्किल को पूरी तरह सीखने के लिए मुझे किसी मटेरियल के ऊपर 1,00,000 बार एक हैमर से अटैक करना होगा। जीटेन कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें ये तो करना ही होगा। तुम्हें क्या लगा था ये बहुत आसान होगा? क्राफ्टमैन बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास में हैमर की पोजिशनिंग हो। किसी मटेरियल के ऊपर लगातार 1,00,000 बार अटैक करने के बाद में वो एक शानदार वेपन बन जाएगा और तुम एक परफेक्ट क्राफ्टमैन बन जाओगे और तुम्हारी बॉडी के अंदर ये स्किल पूरी तरह से वाक हो जाएगी। सुनियन कहता है लेकिन 1,00,000 बहुत ज्यादा होता है, क्या सच में इस स्किल को सीखने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? जीटेन कहती है हाँ बिल्कुल जरूर से करनी चाहिए, मैंने तुम्हें इस स्किल के बारे में सब बता दिया है। अब इससे आगे तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकते हो, ये पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हारे माइंड में कोई और क्वेश्चन हो तो उसके जवाब तुम मुझसे पूछ लेना। ये कहने के बाद जीटियान सुन के सामने से गायब हो जाती है। सुन खुश होते हुए बोलता है चलो बढ़िया है, बस थोड़ी मेहनत, उसके बाद में मेरे पास में भी एक काफी शानदार स्किल होगी। योर हाइनेस जब स्किल की इतनी तारीफ कर रही है तो वो शानदार तो होना ही होगा। इसी टाइम पर हम लैंग ह्यूरॉन को देखते हैं जो कि सुनन के बारे में सोच रही है। वो कहने लगती है सुनन तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुमसे ही मेरा एक डेस्टिनी पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मदद से मैं अपनी लाइफ को बदल पाऊंगी, इसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एपिसोड सेटिंग में हम पिछले एपिसोड से 3 दिन बाद देखते हैं। सीयू पूरी तरह से हील हो चुका है, वो हवा की ऊंचाइयों में है। उसके साथ में 2 बंदे और है, ये सुनन और लैंग जोरान है। लैंग सुनन की तरफ एक बुक पढ़ाती है और उसे कहने लगती है मैंने तुमसे एक रिवॉर्ड का वादा किया था, तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। इसके अंदर स्पिरिचुअल सेंस के काफी सारे सीक्रेट्स है। सुनन कहता है आप पहले ही मेरे लिए काफी कुछ कर रही है, मेरे साथ में क्वीन रेजिस्टेंस चल रही है, वहां पर भी आप मुझे सपोर्ट करेंगी, इसके अलावा मैं आपसे और कुछ कैसे ले सकता हूँ? लैंग कहती है मुझे तुम्हारे लिए ये सब तो करना ही होगा क्योंकि तुम मेरे डिस्पल हो और तुम्हें क्वीन रेजिस्टेंस की भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी तरफ से इंश्योर करती हूँ कोई भी तुम्हें छूने की या फिर रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो ना तुम्हें वहां पर क्या करना है? यहाँ से हम कुछ मिनट बातों से देखते हैं सीयू क्वीन रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी है। ये वही जगह है जहाँ पर सुनन पहले रहता था। इस जगह के गेट के पास से पहुंचने के बाद में सुनन चिल्लाए कहता है क्वीन योशन जल्दी से बाहर आओ। सुनन की इस प्रकार का अंदर की तरफ से किसी जवाब नहीं आता, कोई भी कुछ रिप्लाई नहीं करता। इससे सुनन थोड़ा गुस्सा आता है, वो जल्दी से एक मूर्ति उठा लेता है और उसे क्वीन रेजिस्टेंस गेट के ऊपर जोर से फेंक के मारता है और चिल्ला कहता है जल्दी से बाहर आओ, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। इसी के साथ ही जब वो मूर्ति उस गेट पर टकराती है वो गेट टूट जाता है और वहां पर एक बहुत ही धमाका होता है। सब जगह पर ये खबर फैल जाती है कि सुनयान इस जगह पहुंच चुका है। उस गेट के ठीक पीछे 2 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो कि बहुत डर जाते हैं, एकदम मरने वाले थे। तभी एकदम से क्वीन रेजिडेंस के अंदर जितने भी कैलेंडर होते हैं वो तेजी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। एक कैलेंडर बाहरते हुए कहता है किसकी हिम्मत हुई क्वीन रेजिडेंस के ऊपर इस तरह से अटैक करने की? तभी क्वीन योशन भी यहाँ पहुंचता है और कहने लगता है सुनैन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया था, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सुनैन कहता है आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं चाहता हूँ मेरी मॉम को अभी के अभी रिलीज किया जाए। मैंने तुम्हारे साथ में सारे रिलेशन पहले ही खत्म कर दिया है। अगर अब की बार तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ।
और आपकी बार मैं तुम्हें मारने से पहले सोचूंगा नहीं। सुनैन की धमकी सुनकर क्विंटियन बोलने लगता है, अपना वो बंद करो। तुम इस टाइम पर क्वीन रेजिडेंस के सामने खड़े हो, हमारे एरिया के अंदर आने के बाद में हमें धमकी दे रहे हो। यहाँ पर देख पा रहे हो हम यहाँ कितने सारे हैं, हम तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब तुम भी यहाँ से लौट नहीं पाओगे। तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास में जाना है ना, तो भी ठीक है, हम तुम्हें उन्हीं के पास में भेज देते हैं। हमने उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया। स्टार्टिंग में तो वो इसे कुछ सहन कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर कम होती गई और एंड में उनकी लाइफ ऐसी हो गई कि वो हमारे टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई और मारी गई। तुम चाहो तो हम तुम्हें भी ये एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि तुम्हारी मॉम ने हमारे साथ में रहते हुए क्या फील किया। क्विंटियन जब भी कह रहा होता है तभी एकदम से योशन काफी डर जाता है। वो जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और उसे कहने लगता है, एकदम चुप रहो, एकदम बेवकूफ हो तुम, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। क्वीन योशन के करने में थोड़ी देर हो जाती है। सुनैन ने सब कुछ सुन लिया है और वो गुस्से में बहुत बुरी तरह पागल हो जाता है। वो चिल्ला कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को टॉर्चर करने की? तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी मॉम को मार दिया, अब तुम सभी को सजा मिलेगी। ये कहते सुनैन गुस्से में क्विंटियन के ऊपर एक जोश ट्रैक कर देता है। योशन ने यहाँ पर अपने बेटे को पकड़ा होता है। एकदम से उसका बेटा उसके हाथ में छूट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। वो सोचने लगता है एकदम से ये क्या हुआ, इसकी स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई। तभी क्विंटियन पीछे की साइड के एक दीवार पास में गिरता है और दीवार बहुत बुरी तरह टूट जाती है। योशन अपने बेटे को बचाने के लिए उस सुनैन से कहने लगता है, सुनैन रुक जाओ, तुम्हारी मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुम इस तरीके से अपने भाई को मार रहे हो। सोचो वो मरने के बाद में जब तुम्हें देख रही होगी तब उसे कितना बुरा लगेगा। ये कहते योशन अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां से लेंग जुरान की आवाज जाती है। वो कहने लगती है, कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, जहाँ पर मैं भी हूँ मेरी डिस्पेल को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। अगर यहाँ पर किसी ने भी अपनी जगह से मूव करने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसी टाइम पर इस जगह पर क्वीन फैमिली का एक एल्डर पहुंच जाता है जो काफी ताकतवर है। इसे देखकर लेंग जुरान बोलती है, एल्डर क्वीन आप भी यहाँ पर आ गए, लेकिन आपके आने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं कह चुकी हूँ सुनैन को यहाँ पर जो करना है उसे करने दिया जाए, कोई भी उसे रोकने की कोशिश ना करे। अगर सुनैन को रोकने की कोशिश की गई तो आप सभी को मुझसे फाइट करनी होगी। मुझे यकीन है आप में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। कुछ टाइम पहले आप में से कोई हमारे सेट के अंदर आया हुआ था, तब दिखाई दे रहा था कि आपकी फैमिली ओयंग फैमिली से कितना डरी हुई है, क्योंकि आप लोगों को लगता है ओयंग फैमिली आपकी फैमिली को पूरी तरह खत्म कर सकती है। लेकिन केवल वही नहीं है, मेरे पास भी इतनी पावर है कि मैं आपकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकती हूँ। मुझे यकीन है मुझे आप लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंग जुरान से ये सुनने के बाद में ये एल्डर क्वीन काफी डर जाता है, क्योंकि ये हेवनली स्टेज के 4th या 5th स्टार पर है। वहीं दूसरी तरफ लेंग जुरान इस टाइम पर रॉयल स्टेज पर है, जो कि कल्टीवेशन का एक बहुत ही हाई स्टेज है। इसी कल्टीवेशन गैप के कारण किसी भी कल्टिवेटर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लेंग जुरान से कुछ भी कह सके। लेकिन क्वीन योशन अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी लेंग जुरान आगे बढ़ने लगती है, योशन तुम्हें तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब तुम हमारे सेट के अंदर आए थे तब तुमने अपने एक बेटे को मारने की कोशिश की थी। उस टाइम पर तो तुम इतने दुखी नहीं थे, अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। तभी भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने बेटे का सेक्रीफाइस करो। इन दोनों सिचुएशंस में तुम्हारे बेटे की डेथ हुई थी, तो अब तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन इतने अलग क्यों है? तभी एकदम से योशन चिल्लाए कहता है, सुनयान जल्दी से रुक जाओ, अभी तक तुम्हारी मॉम मरी नहीं है, वो जिंदा है। क्विंटियन को छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हारी मॉम को तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये सुनने के साथ ही सुनयान क्विंटियन को पीटना बंद कर देता है। लेकिन शायद से इस सब के अंदर काफी देर हो चुकी है। क्विंटियन बहुत पहले मर चुका है, उसको देखने में ऐसा लग रहा है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और ये देखकर योशन भी काफी चौंक जाता है। सुनैन कहता है, क्या तुम एकदम सच कह रहे हो, मेरी मॉम जिंदा है? अगर ऐसी बात है तो ये कहते सुनयान क्विंटियन के साथ में दोबारा से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। शायद से वो केवल जमीन पर रख रहा था, लेकिन ये चीज इस एल्डर क्वीन को थोड़ी खतरनाक लगती है। ये एकदम से सुनयान के ऊपर आते हुए उसे कहने लगता है, जल्दी से मेरे ग्रैंडसन से दूर हटो। ये कहते हुए सुनयान के ऊपर अटैक कर देता है। सेम इसी टाइम पर भाई तेयान यानी कि सुनयान का ओरिजिनल मास्टर इस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचते ही एल्डर क्वीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अटैक करके उसे बहुत दूर तक फेंक देता है। और फिर सुनयान से कहने लगता है, सुनयान काफी लंबे टाइम बाद में मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मेरे डिस्पेल जिस टाइम पर मैं तुम्हें छोड़ गया था तब तुम इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पावर आई है। तुमने काफी अच्छे तरीके से खुद की पावर को इंक्रीज किया है। अपने मास्टर को देखकर सुनयान काफी खुश जाता है और फिर एकदम से उससे हाथ जोड़े कहने लगता है, मास्टर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप यहाँ पर मेरी मदद के लिए आए, लेकिन अभी मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन लोगों कहना है इन लोगों ने मेरी मॉम को मार दिया है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि मेरी मॉम जिंदा है। मुझे सच को पता लगना है। भाई तेहरान कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर इस काम के अंदर भी मैं तो मदद कर देता हूँ। अभी ये सब के सब बताएंगे कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। ये कहते हुए भाई तेहरान इस एल्डर के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। वो यहाँ पर अपनी बुद्धा अर्थ की पावर को यूज करता है, जिससे उस जगह पर एक स्पिरिचुअल हैंड खरीद देता है, जिसके नीचे ये एल्डर क्वीन बहुत भीतर दब जाता है। ये देखकर योशन कहता है, ये कौन है? क्वीन इसकी पावर एनलाइटेड स्टेज के ऊपर है। सुनील के पास में इतने ताकतवर मास्टर कैसे हो सकता है? सेम यही सवाल लेंग जुरान के दिमाग में भी होते हैं। वो सोचने लगती है, मुझे तो लगा था मैं यहाँ पर सुनन की मदद कर रही हूँ, लेकिन सुनन के पास में तो पहले ही एक बहुत ताकतवर मास्टर है जो कि बड़ी आसानी से इस पूरी फैमिली को खत्म कर सकता है। इसी टाइम पर भाई तेनान आगे बोलता है, सुनैन अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब मैं भी यहाँ पहुंच चुका हूँ
तो कोई भी तुम्हारे साथ में किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं कर पाएगा और तुम जिससे भी जो सवाल पूछोगे उसे जवाब देना ही होगा। इसी टाइम पर क्वीन योशन अभी भी अपने बेटे के शौक में होता है। उसके आंसू बहने लगते हैं। सुनयान इसे कुछ कहता नहीं है, बस इसके पास में जाता है। योशन खुद से सब कुछ बोलने लगता है। वो कहता है तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा है, हमने उन्हें मारा नहीं है, बस वो इस टाइम पर जाडे माउंटेन के अंदर है। सू फैमिली के लोग उसे अपने साथ में ले गए थे, जिसमें को लैंग्योरान सुन को बताती है कि सू फैमिली बहुत ताकतवर है। उनका अपने एरिया के अंदर काफी अच्छा काबू है। इस फैमिली की सभी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इस फैमिली ने तुम्हारी मॉम को पकड़ा है तो उनसे उन्हें छुड़ाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसी टाइम पर लैंग्योरान अपने बेटे को संभालते हुए फिर सुनने से कहने लगता है हमें केवल इतना ही पता है, जब सू फैमिली के लोग तुम्हारी मॉम को लेके गए थे तब उन्होंने इतना ही बताया था। यहाँ पर तुम्हारी मॉम की भी एकदम अलग स्टोरी है। वो सू फैमिली से बिलोंग करती थी और इसके अलावा उनका कल्टिवेशन काफी अच्छा था। वो कल्टिवेशन के हेवनली वॉरलॉर्ड स्टेज पे पहुंचने वाली थी, लेकिन फिर किसी कारण से उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा और हमारी फैमिली के अंदर आके मेड का काम करना पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके लिए काफी अट्रैक्ट हुआ और उसी के बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। तुमने यहाँ पर अपने भाई को मार दिया है, इसी वजह से मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे पीछे आए या फिर मुझसे किसी तरह के सवाल करे। अगर तुम्हें अपनी मॉम को छुड़ाना है तो यहाँ सीधे सू रेजिडेंस की तरफ जाओ, वहीं पे तुम्हारी मॉम मिलेगी। तुम्हारी मॉम हमारी फैमिली के अंदर 18 साल से रह रही थी और सू फैमिली को इस बारे पता भी नहीं था। अब जब सू फैमिली को जरा पता चल चुका है तो ऐसा हो सकता है उस फैमिली के लोग तुम्हारी मॉम को पनिश करने की कोशिश करें। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो तो सू फैमिली में टाइम से पहुंच सकते हो। ये कहते हुए योशन काफी उदास सा होता है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी शांति चल रही है। ये सोचने लगता है जाओ जल्दी से सू फैमिली की तरफ जाओ, उन लोगों को गुस्सा दिलाओ। अगर वो लोग तुमसे गुस्सा हो गए तो तुरंत ही तुम्हें खत्म कर देंगे। उनके पास में इतनी पावर है कि वो किसी को भी मार सकते हैं। मुझे यकीन है एटलीस्ट सू फैमिली से तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसी तरीके से मैं अपने बेटे की डेथ का बदला लूंगा। तभी सुनियन कहने लगता है तो फिर जल्दी से हमें से निकलना चाहिए, मुझे जल्दी से जाकर अपने मॉम को बचाना होगा। तभी लैंग्योरान सुनियन को रोकने लगती है और उसे कहती है सुनियन इतनी जल्दी मत बचाओ, हमें पूरा सोच समझ के वहाँ पे जाना होगा। क्वीन फैमिली की तरह सुन फैमिली से तुम इसे फाइट नहीं कर सकते। सू फैमिली बहुत ताकतवर है और एक और बात, सू फैमिली को मैं काफी अच्छी तरह जानती हूँ। वहाँ पर ऐसे ही हवा में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके ऊपर अच्छी तरीके से तहकीकात की जाती है। तुम्हारी मम्मी केस में भी ये सब कुछ किया जाएगा। उन्हें किसी भी तरह से देने से पहले काफी लंबे टाइम तक जेल में रहना होगा, लेकिन उस जेल के अंदर वो काफी सेफ रहेंगी। मुझे यकीन है उनकी जेल की लाइफ यहाँ पे क्वीन फैमिली से ज्यादा अच्छी होगी। सुनन कहता है क्या आप बिल्कुल सच कह रही हैं, वो केवल उन्हें लॉक करेंगे। लैंग्योरान कहती है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सू फैमिली के काफी हाई लोगों से मेरी जान पहचान है। मुझे सू फैमिली के नियमों के बारे में काफी कुछ पता है। मुझे पता है तुम किसी भी तरीके से अजमम को छुड़ाना चाहते हो, उन्हें देखना चाहते हो, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं आया है। अगर तुम ऐसे ही उनके पास चले जाते हो तो ऐसा हो सकता है उन्हें बचाने की बजाय तुम खुद की लाइफ को खतरे में डाल दो। इसलिए अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें कम से कम अपने लेवल को मुझसे आगे पहुंचाना होगा। सुनन कहता है क्या कह रही हैं आप इस टाइम पर कल्टिवेशन के रूरल स्टेज पर है, आपसे आगे निकलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लैंग्योरान कहती है और अगर इस पावर से कम लेवल के साथ में तुम वहां पर चले जाते हो तो तुम्हारा जाना एकदम बेकार होगा। वो बड़ी सैन्य से तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास में कल्टिवेशन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके अलावा एक और दिक्कत है, अब यहाँ पर सभी लोगों ने देख लिया है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। जिस तरीके से तुम्हारे काफी सारे दुश्मन है वैसे मेरे भी काफी दुश्मन है। ऐसा हो सकता है मेरे दुश्मन तुम्हारे थ्रू मुझ पर अटैक करने की कोशिश करे, इसलिए तुम्हें अपने आप को उनसे बचाना होगा। इसी टाइम पर भाई तेनान सुनिन के पास में आता है और उसे कहने लगता है मेरे डिस्पल मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ दुश्मन है। अब क्योंकि हम दोनों के बीच रिलेशनशिप पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है तो वो भी तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे। तुम्हें उनसे भी खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर सुनैन काफी अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और फिर चौंकता हुआ सोचता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये दोनों मेरे पावर को बढ़ाने के लिए थे, लेकिन इनकी वजह से तो मेरे पे खतरा आ रहा है। तभी ये ध्यान सुनैन से कहने लगती है सुनैन सेम ऐसा सिस्टम मेरे साथ भी है। वो तो अभी तक हमारे बीच का रिलेशनशिप किसी को पता नहीं चला है, वरना मेरे भी सारे दुश्मन है कि वो अब तक तो तुम्हें खत्म कर चुके होते। ये सुनकर सुनैन फाइनली अपनी मॉम को बचाने के प्लान को अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देता है और कहने लगता है ठीक है अब से मेरा पूरा फोकस केवल कल्टिवेशन के ऊपर रखूंगा। तभी भाई तेनान सुनिन की तरफ एक बुक पढ़ाता है जिसके अंदर ड्रैगन फिस्ट की स्केल है। इसे वो सुनिन को देते हुए कहता है इसे अच्छी तरह से कल्टिवेट करना, इसे देने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया था। मेरे पास में दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अपना ये कल्टिवेशन को एकदम सही तरह से करना। यही कहते हुए भाई तेनान उड़ते हुए चला जाता है। सुनैन और लैंग्योरान उसे देखते रह जाते हैं। एपिसोड शूटिंग में हम पिछले एपिसोड से 10 दिन बाद से देखते हैं। ये वो दिन है जिस दिन इस सेट के 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करके दूसरी एकेडमीज के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए भेजा जाएगा। इन 3 कैंडिडेट्स को ब्लेसिंग देने के लिए सेट के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सबके सब एजे पे इकट्ठा होता है। हैंसेन और यूफेन की जगह पर आते हैं। यूफेन कहने लगती है तुम तीनों को हमारे पूरे सेट की तरफ से चुना गया है, तुम वहां पर जाकर हमारे सेट को रिप्रेजेंट करोगे। हमें उम्मीद है कि वहां पर तुम्हारी जीत होगी और जितने भी कैंडिडेट तुमसे फाइट करने के लिए आएंगे उन सभी को तुम तीनों हरा दोगे। ये ब्लेसिंग सुनकर चुने गए ये तीनों कैंडिडेट सुनैन, जियान चैंग और तीसरा कैंडिडेट शीफी काफी खुश जाते हैं। इसी टाइम पर एक बड़ा सा ईगल इस जगह पहुंचता है
उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि इन सभी से कहने लगता है, सुनैन, जियान चैंग और शीफी जल्दी से ऊपर आ जाओ, हमें कंपटीशन के लिए जल्दी से निकलना होगा। ये सुनने के साथ ही शीफेंग और जियांग चैंग तो तुरंत चलकर इस ईगल के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन सुनैन ऊपर नहीं चढ़ता। शीफेंग कहने लगता है, सुनैन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। सुनैन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं वहां नहीं आ सकता। ये तो सुनैन अपने पास से इस रिंग को बाहर निकालता है और फिर इसे एक्टिवेट करता है। उसके साथ करने के साथ ही रिंग के अंदर से सीयू बाहर आती है। सुनैन तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर बाकी को बताता है कि सीयू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी और बीस्ट के ऊपर राइड करूं, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ो, मैं सीयू के ऊपर से ही तुम लोग को फॉलो करता हूँ। इसी के साथ ही ये तीनों कलेक्टर यहाँ से निकल जाते हैं। नीचे साइड में जितने भी कलेक्टर होता है वो सबके सब इन्हें बायोग्राफ करने लगते हैं। तभी पता चलता है किसी कलेक्टर के पास में कोई बीस्ट का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैंग बुडी के पास में भी एक बीस्ट है। वो इस टाइम पर एक ब्लैक पेंथर के ऊपर है और तेजी से इन दोनों का पीछा करने लगता है। इन दोनों ईगल्स का पीछा करते हुए चैंग बुडी कहता है, वहां पर जब वो फाइट होगी तब वो फाइट काफी शानदार होगी, मैं किसी भी तरीके से इस फाइट को मिस नहीं कर सकता, मुझे उस कॉम्पिटिशन में जाकर सुनैन को पूरा सपोर्ट करना होगा। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद देखते हैं सुनैन आराम से अपने ईगल के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ कल्टिवेशन वगैरह कर रहा है। ये देखकर शीफी कहता है, ये लड़का सुनैन क्या कर रहा है। इस टाइम हम देखते हैं लैंग यूरान भी यहीं पे ही है जो कि दूसरे ईगल के ऊपर है। जेंगचन कहता है, इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर रहा है, इस टाइम पर ये अपनी स्वॉर्ड स्किल सीखना चाह रहा होगा। शिफेंग कहता है, इस स्वॉर्ड स्किल वो भी इस तरीके से हवा में, क्या सच में ये पॉसिबल है। लैंग यूरान कहती है, हाँ ये पॉसिबल है, इस स्वॉर्ड स्किल को कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है। सुनैन की पहले ही स्वॉर्ड स्किल्स काफी शानदार है, इसके अलावा उसके पास में एक स्वॉर्ड स्किल जिसका नाम विंड स्किल है वो पहले से ही है। मुझे यकीन है कि इसी के ऊपर और ज्यादा काम कर रहा होगा। अगर उसने एक बार इसे कंप्लीट कर लिया तो उसकी विंड स्किल और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लैंग यूरान जब भी कुछ कह रही होती है तब शिफेंग को ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इस वर्ड स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है। वो अलग तरह के वेपन्स का फाइट में यूज करता है, इसलिए वो रोते हुए सोचता है, इन लोग की बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं है लोग कल्टिवेशन के अंदर इस स्वॉर्ड स्किल किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ से अब हम 3 दिन बाद से देखते हैं सुनैन और बाकी सब एक दूसरी सिटी तक पहुंच चुका है। इस सिटी में पहुंचने के बाद में लैंग यूरान कहने लगती है, इस सिटी के अंदर हवा में उड़ना अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से नीचे जाना होगा और उसके बाद में अपने बीस्ट को बीस्ट रिंग के अंदर बंद करना होगा। ये सुनकर ये दोनों ईगल नीचे जाते हैं, इन दोनों को रिंग्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में ये सारे कलेक्टर पैदल ही इस सिटी के अंदर एंटर करते हैं। इस सिटी का नाम है टियांगफेंग सिटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। इसे देखकर एक कलेक्टर बोलता है, यह तो काफी शानदार माहौल है, ये सिटी काफी शानदार है। इस सिटी के बारे में मैंने पहले भी काफी तारीफें सुनी है और इसके अलावा मैंने भी सुना है इस सिटी की एकेडमी काफी जो ताकतवर है, वहाँ पर काफी इसी तरह की कल्चरल स्किल सिखाई जाती है। ये बात करते हुए ये चारों बंदे टियानफेंग सिटी की टियानहेन एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। इस एकेडमी के अंदर इनके अलावा भी और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि अलग अलग जगह से अपनी एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स है और कुछ वो हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं में से एक कल्टिवेटर की नजर अजूरा एकेडमी के इन कल्टिवेटर्स पर पड़ जाती है, जो कि इन्हें देख कहने लगता है, देखो अजूरा एकेडमी के कल्टिवेटर्स भी इस जगह पर आए हैं, पिछले 3 साल से ये लोग यहाँ पर कभी आए नहीं थे, अब 3 साल बाद यहाँ पर आए तो हमें उम्मीद है ये कुछ खास कर पाएंगे। ये कहते हुए बंदा लैंग यूरान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लैंग यूरान इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो बस एकदम आराम से इसे कहती है, आपका शुक्रिया मास्टर ली, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बातों के ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे। इस बार हमारे सेट से जो कलेक्टर आए ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे यकीन है इस कंपटीशन के अंदर हमारे सेट की जीत होने वाली है। इसी टाइम पर मास्टर ली का एक डिस्प्ले बोलने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सेट के अंदर कितने ताकतवर कल्टिवेटर्स है, हमारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग चैंगफिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, हमारी पावर बहुत ज्यादा है, हमने यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, यानी इसका मतलब इस कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। फर्स्ट प्लेस तो पहले ही बुक हो चुकी है, आप लोग चाहें तो सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस टाइम पर एक दूसरी डिस्प्ले बोलने लगती है, मुझे पता है आप तीनों में से सबसे ताकतवर ये जियान चैंग है, इसकी मैंने काफी तारीफ सुनी है, कितना ताकतवर है इसकी स्वॉर्ड स्किल्स, कई बार पहाड़ों तक को हिला सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। कैसा रहेगा कंपटीशन शुरू करने से पहले हम एक अनऑफिशियल बैटल कर लें। जियान चैंग मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। ये एक अनऑफिशियल बैटल होगी, इसलिए इसके इस कंपटीशन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जियान चैंग फ्लैट में बोलता है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये अपना गुस्सा पीकर रह जाती है। इसी टाइम पर ये मास्टर ली अपना हाथ दिखाकर इन्हें चिढ़ाने लगता है। इसके डिस्प्ले बोलता है, जितना एटीट्यूड तुम लोग अभी हमें दिखा रहे हो, मुझे उम्मीद है इस कंपटीशन खत्म होने के बाद भी तुम्हारा जितना एटीट्यूड बचेगा, क्योंकि जब तक ये कंपटीशन खत्म होगा तुम सबके सब बहुत बुरी तरह हार चुके होंगे, और तब ऐसा भी हो सकता है इस तरह एटीट्यूड दिखाने के बजाय तुम सभी को हमारे सामने घुटने टेकने पड़े। अब यहाँ से हमारी मुलाकात सीधे एरिना के अंदर होगी, तुम लोग उम्मीद करना एरिना के अंदर हम सब सबसे एंड में मिले, ताकि तुम इस कंपटीशन के अंदर जितने लंबे टाइम तक बने रह सको। यही कहते हुए ये कल्टिवेटर चले जाते हैं, बाकी कल्टिवेटर से अपने रूम में चले जाते हैं, और यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। इस टाइम पर शिफिंग थोड़ा सा परेशान है, उसके हाथ में एक स्क्रोल है जिसे वो लगातार दिखते जा रहा है। इस टाइम पर सुनैन उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, शिफिंग क्या हुआ,
तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शीफिंग कहता है परेशान होने की बात तो है ही, ये कंपटीशन काफी खतरनाक है। इस कंपटीशन के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स आए हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। इस स्क्रोल के अंदर उन सभी कल्टिवेटर्स के नाम है जिन सभी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इसे देखते हुए मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कल्टिवेटर की क्या कमजोरी है जिसे हम फाइट के अंदर यूज कर सकें, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है इस कंपटीशन के एंड तक हम यहाँ पर कोई रैंक खास रैंक नहीं बना पाएंगे। सुनिन कहता है अभी तो ये कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ और अभी से तुम रैंक के बारे में सोचने लगे। केवल इस कंपटीशन के बारे में सोचो, रैंक तो फिर अपने आप ही बन जाएगी। शीफिंग कहता है इस कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हम सभी को रैंक दे दी गई है। टोटल 30 स्टूडेंट्स है जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया गया है। उन सभी के कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से हर एक कल्टिवेटर को यहाँ पर रैंक दी गई है। इसी रैंक के हिसाब से कल्टिवेटर आपस में फाइट करेंगे ताकि उनकी फाइट ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर से ना हो। जिसमें सुनैन उस स्क्रोल को देखने लगता है और फिर कहता है अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स है, उन सभी में से 29 नंबर पे मैं हूँ, यानी इसका मतलब इन सभी स्टूडेंट्स में से मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मेरा लेवल सबसे कम है। शीफिंग कहता है वैसे मेरे थोड़ा बहुत सुनने में भी आया है कुछ लोग हैं तो वो तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे पावर के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए वो इस कंपटीशन से तुम्हें बाहर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। वैसे ज्यादा खतरे की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है जो कि सबके ऊपर वैसे भी नजर रखे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। सुनिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं ध्यान रखूंगा। शीफिंग कहता है वैसे क्या तुमने नोटिस किया इसके अंदर 4th नंबर पर जियान चैंग का नाम है। मुझे लगता है इस स्क्रोल के अंदर 4th रैंक ज्यादा बुरी नहीं है। ये सुनकर सुनैन उस स्क्रोल को दोबारा से ढंग से देखता है, उस पता चलता है जियांग चैन 4th नंबर पर है। वहीं वो लड़की जिसने उसे चैलेंज किया था और जियांग चैन ने फुल एटीट्यूड में उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसका नाम फेंग यू है और वो 3रे नंबर पर है। शीफिंग आगे देता है और देखो 1st नंबर पे तुम्हें किसका नाम दिखाई दे रहा है, ये जी युआन है जो की टिनहान अकेडमी का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। इसकी पावर के बारे में सब लोग काफी अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 2 साल पहले ये एक 9th स्टारलाइट कल्टिवेटर था, इसने ब्रेक थ्रू किया था। उस टाइम पर ही इसकी पावर काफी बढ़ गई थी, तब से इसने पावर के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट किया है, कई सारे स्किल्स सीखा है। इसके अलावा इसकी सबसे मेन पावर है इसकी स्वॉर्ड। इसके पास में ब्लैक क्लाउड स्वॉर्ड है जो कि इसे मौजूदा पावरफुल बनाती है और कई सारे स्किल्स को यूज करने की परमिशन देती है। वैसे तुम्हें पता है इस कंपटीशन का एक नियम है, इस चाइल्ड स्टेज से कम लेवल कल्टिवेटर ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक बार पार्टिसिपेशन के बाद में कल्टिवेटर चाहे तो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। इस चीज के ऊपर कोई भी नियम नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है सभी कल्टिवेटर्स इस चीज के इंतजार में होंगे, जैसे ही उनकी जगह यहाँ पक्की हो जाएगी वो फाइट के बीच में अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि नियमों के हिसाब से ये एकदम सही है तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा और इस तरीके से उनके पास में लेवल का एडवांटेज हो जाएगा। इसी वजह से हमें इस चीज के ऊपर भी पूरी ध्यान देना होगा। अगर वो लोग ही करेंगे तो हमें भी ऐसा कुछ करना होगा। सुनिन कहता है वैसे यहाँ पर 2nd नंबर पे भी एक बंदा है जिसका नाम है जाओ यान, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? शीफिंग कहता है ये भी जी युआन की तरह काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके पास में कल्टिवेशन का काफी अच्छा लेवल है, लेकिन इसके अलावा इसके पास क्राफ्टमैनशिप की भी स्किल है। इसी स्किल की मदद से इसको ये पावर मिलती है कि फ्लेम को अपने से कंट्रोल कर सकता है। इसकी फ्लेम से भी थोड़ा संभल के रहना होगा। ये सुनकर सुनिन सोचने लगता है क्राफ्टमैनशिप की स्किल, मुझे लगा ही था इस स्किल को फाइट के अंदर यूज किया जा सकता है। अब मैं खुद से एक क्राफ्टमैन को इस स्किल को फाइट के अंदर यूज करते हुए देख पाऊंगा। तो ये शीफिंग आगे बोलता है अब 3रे नंबर पर आती है एक लड़की जिसका नाम है फेंग यू। ये वही लड़की है जिससे मुलाकात हमारी कल हुई थी। कहा जाता है ये लड़की बहुत ताकतवर है, ये इस टाइम पर स्टारलाइट स्टेज के एकदम पीक पर है, यानी 9th स्टेज पर। और इसके अलावा ये फबी चारों तरफ फैली हुई है कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसके पास में स्वॉर्ड फिजिक था। अगर ऐसा सच है तो इसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी शानदार होगी। अगर किसी कल्टिवेटर के पास में स्वॉर्ड फिजिक होता है तो वो स्वॉर्ड स्किल्स को काफी ज्यादा फास्ट सीख सकता है। इसलिए बेसिक तौर पर हम ये कह सकते हैं इस लड़की के पास में इतनी पावर है कि बड़ी सनी से जियांग चैन को फाइट में चैलेंज कर सकती है और उसे अच्छी टक्कर भी दे सकती है। फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा ये कोई कह नहीं सकता। इसके बाद में सुनियान वापस से उस स्क्रोल की तरफ देखता है, उसे उस स्क्रोल के अंदर 7th नंबर पे एक जान पहचान नाम दिखाई देता है जो कि सुनयान के भाई क्वीन हैन का है, जिसने शायद से सुनयान से पिटने के बाद में अजूरा अकेडमी को छोड़ दिया था और टिनहान अकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। जब सुनयान इस नाम को देखता है तो सोचने लगता है चलो बढ़िया ही है, या मेरी मुलाकात मेरे भाई से हो जाएगी। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तुम दोनों के बीच फाइट हो गई थी और मैंने उसे बहुत ज्यादा हरा दिया था। अब मैं उसे बताऊंगा मेरी पावर अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा मुझे ये पता पड़ेगा उसने यहाँ पर कल्टिवेशन करके क्या अचीव किया है। इस टाइम हम देखते हैं चैन वुडी अपने ब्लैक मंथर के साथ में इस सिटी के अंदर एंटर कर चुका है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जब सिटी के लोग इस सबको देखते हैं तो वो सबके सब कब चौंक जाता है। चैन वुडी इन सभी इग्नोर करते हुए सीधे गोल्डन रेजिडेंस के पास पहुंच जाता है, जब सामने की तरफ 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जिनमें से एक दूसरे से कहने लगता है जल्दी से जाओ हायर अथॉरिटी के पास में इस सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, उन्हें बताओ हमारे यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। इन दोनों गार्ड्स के इतना कहने के साथ ही हमें पता पड़ता है चैन वुडी इस सिटी के अंदर पहली बार नहीं आ रहा है, बल्कि वो इस सिटी का यंग मास्टर है। यहाँ पर उसकी काफी रिस्पेक्ट है।
आगे बढ़ते हुए वो कहने लगता है, क्योंकि मैं अपने इस ब्लैक पैंथर के ऊपर था इसलिए मुझे यहाँ पर आने में पूरा एक दिन एक्स्ट्रा लगा है। अगर मैं भी किसी फ्लैंग बीस्ट का यूज करता तो मुझे आधे रास्ते में इस बीस्ट को छोड़ना पड़ता, लेकिन मैं काफी जल्दी यहाँ पहुंच जाता। ये कहते चैनविडी अपनी बीस्ट के ऊपर से नीचे उतरता है, तभी ये गार्ड उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है, यंग मास्टर आप आ गए। आप जानते हैं आपके जाने के बाद में एल्डर स्मिथ ने हमें कितनी बड़ी सजा दी, क्योंकि हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए लगातार हमें पनिश किया जा रहा था। अब फाइनली आप हमें मिल ही गए और आप वापस से सेट के अंदर भी लौट चुके हैं। चैनविडी कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, मैं केवल यहाँ पर आया हूँ, सिटी के अंदर, सेट के अंदर नहीं आने वाला। चैनविडी के कहने के साथ ही एक हाथ इसी को पहुंच जाता है, जो कि तेजी से उसे कान खींचने लगता है। ये हाथ एक लड़की का है जो कि चैनविडी की बड़ी बहन है। चैनविडी कान खींचते हुए ये उसे कहने लगती है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे, अब जब तुम यहाँ वापस आ चुके हो तो हम तुम्हें यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे। तुम जानते भी हो तुम्हें ढूंढने के चक्कर में हमने अपने कितने सारे एफर्ट्स लगाए, कितने सारे लोगों को सब जगह ढूंढने के लिए भेजा है, और अब जाकर तुम्हें मिले हो ऐसे घूमते फिरते ढोलते हुए आ रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम जानते भी हो जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब फादर तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे, तुमने सब कुछ खराब कर दिया था। चैनविडी कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब आप मेरे कान तो छोड़िए, मेरे कानों के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, लेकिन पहले मेरा कान छोड़िए वरना एक कान बॉडी से अलग हो जाएगा। जिसमें ये लड़की चैनविडी छोड़ देती है। चैनविडी दोबारा से इस लड़की से माफी मांगने लगता है, लेकिन एक मिनट, चैनविडी जब पहली बार सुनियन से मिला था तब इसने बताया था कि ये एक अनाथ है, लेकिन अब इसका एक फादर और एक सिस्टर कैसे आ गई, यहाँ पर क्या मिस्ट्री है वो एक एपिसोड पता चल जाएगी शायद से। इसी टाइम पर चैनविडी माफी मांगते हुए इस लड़की से आगे कहता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी किया है ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, तुम्हें मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेडी कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ मेरे लिए है। चैनविडी कहता है, बहुत आसान है, मैं इधर उधर अलग अलग साइड के अंदर जा रहा हूँ केवल इसलिए ताकि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ सकूं। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास में एक ब्रदर इन लॉ होना चाहिए जो कि तुम्हें यहाँ से लेके चला जाए, उसकी पावर इतनी ज्यादा हो कि जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। ये सुनकर इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। ये जोर से चैनविडी सिर पर एक मुक्का मारते हुए उसे कहने लगती है, तुम हमेशा पिटने का ही काम करते हो, जल्दी से अपना मजाक बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ तुम पूरे टाइम थे कहाँ पर। चैनविडी कहता है, आपको मेरी इजाजत करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी खतरनाक जगह पर नहीं था, मैंने केवल अज़ूर अकेडमी को ज्वाइन किया था और पूरे टाइम उसी अकेडमी के अंदर था। लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं तुम दोबारा से हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। चैनविडी कहता है, आप चाहो तो वहां पर जाकर वहां के हेडमास्टर, वहां के मास्टर्स और डीन वगैरह से पूछ सकती हो, वो आपको मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे, मैं वहां पर थोड़ा बहुत फेमस भी हूँ। लेडी कहती है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब हमारी सिटी के अंदर ही टिनहान अकेडमी है तो तुमने उस अकेडमी को ज्वाइन क्यों किया? तुम सीधे सीधे टिनहान अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते थे, वहां पर तुम्हारी अच्छी रिस्पेक्ट होती, तुम काफी अच्छी तरीके से अपना कल्टिवेशन कर सकते थे और वो काफी पास में भी है। जिसमें चैनविडी दोबारा से बात को टालने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, मैंने अभी तो तुमसे कहा मैं तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर इस सिटी के अंदर रहते हुए किसी को ढूंढना काफी मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए मैंने कहीं और जाकर ढूंढने की कोशिश की। तुम जानती हो मैंने जितनी मेहनत की है वो अच्छे से रंग ला रही है, मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढ लिया है, वो तुमसे 4 साल छोटा है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे यकीन है जब तुम लड़की से मिलोगी तब तुम्हें चैनविडी यहाँ पर अवलत पूरी कर रहा होता है, तभी लेडी दोबारा से उसकी पीठ पर एक लात मार देती है। इसी तरीके से इन दोनों भाई बहन का जैसे कुछ चलता रहता है। इसके बाद में हम दोबारा से कॉम्पिटिशन एरिया का सीन देखते हैं। सुनियान और शूफेंग अभी भी इसी जगह पर है। इन्हें सामने की तरफ 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। इन्हें देखकर सुनियान कहने लगता है, ये दोनों कौन है जो कि सामने वाली उस बिल्डिंग के अंदर है। ये कहते सुनियान इन दोनों लड़कियों की तरफ थोड़ा और गौर से देखता है। इन दोनों में से एक लड़की की आंखें कुछ ज्यादा अजीब सी होती है। सुनियान को और ज्यादा गौर से इस लड़की को देखने लगता है, तभी एकदम से उसे कुछ और हो जाता है, वो हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है। इसे सुनियान को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी बॉडी के ऊपर जैसे काबू सा खो देता है। तभी सुफेंग सुनियान के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे कहने लगता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? तुम जानते हो वो एक बहुत ही शानदार अकेडमी है, असल में वो अकेडमी की एक ब्रांच है जो कि टिनहान अकेडमी से बिलोंग करती है। इस अकेडमी के इस ब्रांच के अंदर केवल फीमेल कल्टिवेटर्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इनफैक्ट पूरी अकेडमी के अंदर जितनी भी डेसिबल्स है वो सारी फीमेल है। जिसमें सुनियान थोड़ा शर्माते हुए कहता है, कितना अच्छा होता ना अगर ये दोनों लड़कियां हमारे सेट के अंदर होती। शुफीब सुनियान को हंसते हुए घूरने लगता है, तभी सुनियान वहां जाने लगता है और एंड में कहता है, अब बस आराम का टाइम हो चुका है, कल कंपटीशन है, मैं अच्छी तरह से फाइटर रेडी चाहता हूँ। इस टाइम पर ये लड़की अभी भी सुनियान को देख रही होती है। ये देखे कहती है, ये लड़का थोड़ा अलग सा है, मैं देख पा रही हूँ इसके पास में 2 तरह का कल्टीवेशन है जो कि इसे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। मुझे इस बारे में ज़ाओ जिन को बताना होगा, उससे इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और इसके अलावा मुझे ये पता लगाना होगा इस लड़की के पास में ये 2 कल्टीवेशन आए कैसे। यहाँ से हम अगले दिन कॉम्पिटिशन एरिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिना है जिसके आसपास में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सब के सब इस फाइट को देखने के लिए आए। एक गेट की मदद से इस कॉम्पिटिशन के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो सब के सब एक के अंदर आने लगते हैं। आसपास देखते हुए शुफेंग कहने लगता है, ये सब कुछ तो काफी शानदार है, यहाँ पर काफी तैयारी की गई है, इसके अलावा भी काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, यार इसका मतलब सभी लोग इस तरह की बैटल्स को काफी पसंद करते हैं। वैसे सोनियान, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा
कि अगर इस कंपटीशन के अंदर तुम्हारी फाइट किस लड़की से हो गई तो तुम्हें फाइट के अंदर पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा कुछ मत सोचना। तुम क्यों इतना सोचना? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब हमें देखने के लिए आए, इसलिए हमें इन्हें एक काफी शानदार फाइट दिखानी होगी। वैसे वहाँ उस तरफ देखो, कंट्री का जनरल वहीं से अंदर आएगा। इसी टाइम पर टियानजिन सिटी के जनरल की इस जगह पर एंट्री होती है। इसकी शक्ल काफी हद तक चैनवुडी से मिलती है। सुनियन भी सिर से पहचान जाता है और सोचने लगता है ये शक्ल काफी जानी पहचानी सी है। ऐसा लग रहा है जिसे इस शक्ल के किसी और बंदे को मैं जानता हूँ। ये बंदा इस टाइम पर कल्टिवेशन के 9th रोयल स्टेज पर है, जो कि काफी अच्छा कल्टिवेशन लेवल है। सुनियन जब भी सोच रहा होता है इसी टाइम पर अलग सिटी से जितने भी एल्डर्स इस जगह पर आए हुए हैं वो सब के सब इस जनरल के सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। जनरल कहता है आप लोग बिल्कुल सही तरीके से अपनी टीम को इस कॉम्पिटिशन में लेके आए हैं। आपके सभी डिस्प्ले देखकर हमें सबसे पता पड़ रहा है कि वो सबके सब काफी ताकतवर है और आप सभी ने उनके ऊपर काफी मेहनत की है। इसके अलावा आपके डिस्प्ले से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो सबके सब इस कॉम्पिटिशन के अंदर काफी शानदार करेंगे। नाउ अब इस कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। ये सुनने के साथ ही एक एल्डर उड़ते हुए में आता है और वो कहने लगता है मैं टिन्हान अकेडमी का एक मास्टर हूँ। जिस भी कल्टिवेटर ने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन सभी को मैं इस कंपटीशन के नियम बता देता हूँ। हर एक कल्टिवेटर के लिए इन नियमों को फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये कंपटीशन आज से ठीक 4 दिन तक चलेगा। इस कंपटीशन के अंदर पहले शुरुआत के 2 पार्ट्स होंगे। इन दोनों पार्ट्स के अंदर कई सारे कल्टिवेटर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कल्टिवेटर्स एंड में आखिर तक बचेंगे उन सभी को सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भेजा जाएगा, तब इनकी आपस में फाइट होगी। इस तरीके से 4 दिन पूरे होने के बाद में हमारे पास में इस कंपटीशन का एक विनर होगा। सबसे पहले प्राइमरी राउंड हम अभी के अभी शुरू करेंगे। इस राउंड के अंदर से आप में से किसी सारे कल्टिवेटर्स को कैसे निकाल दिया जाएगा। इस राउंड खत्म होने के बाद में केवल 16 कल्टिवेटर होंगे जो कि इस कंपटीशन के अंदर आगे बचेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। मतलब उन सभी को इस कंपटीशन छोड़कर यहीं से जाना होगा। इस मास्टर की बात सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं ये थोड़ा चौंक जाते हैं। सुनियान धीरे से इस मास्टर से कहने लगता है 30 में 16 कल्टिवेटर को अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। अभी तो ये कंपटीशन शुरू ही हुआ है। कंपटीशन की स्टार्टिंग में ही इतने सारे कल्टिवेटर्स को बाहर निकाल देना ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। ये सुनकर ये जनरल हंसना शुरू कर देता है। मास्टर कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है, क्योंकि आखिरी के अंदर केवल 8 कल्टिवेटर बचेंगे जो कि आगे के राउंड के अंदर जाएंगे। तो हमें अभी से ही सारे कल्टिवेटर्स को कम करना शुरू कर देना होगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कोई भी कल्टिवेटर इस पूरे कंपटीशन के अंदर आखिर तक टिकेगा और जीत जाएगा उसे एक बहुत ही स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जिसका नाम ग्रेट बुक है। जिस सुनकर ऑडियंस में जो कल्टिवेटर बैठे हुए हैं वो सब के सब इस रिवॉर्ड की काफी तारीफ करने लगते हैं। मास्टर आगे कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक बुक को देने के अलावा कल्टिवेटर अपने लिए क्राफ्टमैन से एक वेपन भी क्राफ्ट करवा सकता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद में तीसरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, अभी जो मैंने आप सभी को 2 रिवॉर्ड्स बताए ये बिल्कुल भी इस कंपटीशन का फर्स्ट रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो सेकंड और थर्ड नंबर वाले को मिलेगा। वो कल्टिवेटर जो कि फर्स्ट नंबर पर आएगा उसके लिए तो अलग से रिवॉर्ड तैयार किया गया है। ये सुनकर ऑडियंस चलने लगती है। वो कहती है तो फिर हमें बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा रिवॉर्ड है, हमें यहाँ पर पूरी जानकारी चाहिए। मास्टर कहता है फर्स्ट नंबर पे जो कल्टिवेटर आएगा उसे ये दोनों चीज तो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा उसे मिलेगी हमारे सेट की तरफ से पर्सनल गाइडेंस, जो कि कंट्री गवर्नर अपनी तरफ से खुद से देंगे। किसी भी कल्टिवेटर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उसके लिए एक रेस्पेक्ट की तरह है और एक ताकतवर कल्टिवेटर अपने रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। ये के साथ में इस मास्टर का लेक्चर ये खत्म हो जाता है। ये सुनकर ऑडियंस काफी चौंक जाती है, क्योंकि गवर्नर से पर्सनल गाइडेंस मिलना काफी बड़ी बात है। इस सिटी का गवर्नर कल्टिवेशन के 9th रोयल स्टेज पर है। ऑडियंस को देखकर ये गवर्नर बोलने लगता है ये सब कुछ दिखने में क्या शानदार लग रहा है। इन सभी को पता है मेरी गाइडेंस की वैल्यू क्या है। चलो अब देखते हैं जब भी कंपटीशन खत्म होगा तब किसको इसका मौका मिलेगा। इसी टाइम पर सुनील सोच रहा होता है यानी कि मेरे लिए फर्स्ट रैंक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो बिल्कुल बेकार है। मेरे को इस बंदे की गाइडेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ में योर हाइनेस है। इसके अलावा भी और भी कई सारे एल्डर्स को मैं जानता हूँ, उनकी नॉलेज इससे तो कहीं ज्यादा है। इसलिए मुझे अपना पूरा फोकस बाकी के दोनों रिवॉर्ड के ऊपर रखना चाहिए। मुझे किसी भी तरीके से उस आयरन को अपने कब्जे में लेना होगा, क्योंकि मैं भी क्राफ्टमैन की स्किल सीख रहा हूँ। अगर मैंने एक बार क्राफ्टमैन स्किल को पूर्ण पक की तरह सीख लिया उसके बाद मैं उस आयरन की मदद से अपने हिसाब से वेपर बना सकता हूँ। इसी टाइम पर ये मास्टर उड़ना बंद करके जीन पर जाता है और फिर यही कहता है अब मैं इस कंपटीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। सिंपल सा रूल है, एरिना रिंग के अंदर आने के बाद में जो कोई भी कॉम्पिटिटर इस रिंग से बाहर निकल जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जब इस रिंग के अंदर आखिरी में केवल 16 बंदे बचेंगे तब ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा और फिर सभी कॉम्पिटिटर्स को अगले राउंड के लिए भेजा जाएगा। एरिना में से किस कल्टिवेटर को किस तरीके से बाहर निकालना है ये कल्टिवेटर खुद से सोच सकते हैं। अब मैं एक एक करके कल्टिवेटर्स के नाम लेना शुरू करूंगा। नाम के साथ में कल्टिवेटर्स अंदर आना शुरू करें। इसके बाद मास्टर एक एक करके रैंकिंग के हिसाब से सभी कल्टिवेटर्स को उस एरिना के अंदर बुलाने लगता है। सबसे पहला नंबर आता है जी युआन का, जो कि जोर चलकर जैसे उस एरिना के अंदर आता है वहाँ बहुत हवा चलने लगती है और लड़कियां जीन को देखकर एकदम पागल हो जाती है। जिधर सुफेन कहता है इस लड़की की एंट्री मस्त थी। सुनियन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। इसलिए मास्टर नाम लेना जारी रखता है। तीसरे नंबर पर एक लड़की का नंबर आता है जिसका नाम है फैंग यू।
जब सारी ऑडियंस इसे देखती है तो तुरंत ही पहचान जाती है। फेंग्यू यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि फेंग्यू के पास में बचपन से ही स्वर्ड स्पिरिट फिजिक है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर जियांग चैन और सातवें नंबर पर सुनेन का भाई क्विन हैन का नंबर आता है। इसी तरीके से पूरे 28 नंबर लेने के बाद में 29वें नंबर पर यानी एकदम आखिरी में सुनियान को एरेना के अंदर बुलाते हैं। सुनियान के अंदर रहने के साथ ही क्विन हैन का एक साथी कैलकुलेटर उसे कहने लगता है, ये सुनियान कहीं वही तो नहीं जो कि तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है। क्विन हैन कहता है, हाँ ये वही है, लेकिन ये बिलोंग करता नहीं है, करता था। इसे हमारी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी इस लड़के से थोड़ा संभल के रहना, ये यहाँ पर हमारे लिए काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सफल कैलकुलेटर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो, हम इसके लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे, कैसा रहेगा? इस कंपटीशन खत्म होने से पहले ही इसी राउंड के अंदर हम इसे बाहर निकलने का मौका ही ना दे, बल्कि यहीं पे पकड़कर इसे मार दे। क्विन कहता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे सबके अंदर कोई मतलब नहीं है। इसी टाइम पर सुनियान अपने साथ के इन दोनों बंदों से बोलने लगता है, जी यून और जाओ येन जो कि रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, वो दोनों के दोनों हमारी तरफ ही देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस मैच स्टार्ट होने के साथ ही वो तुरंत ही सबसे पहले हम पर अटैक करेंगे और हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सूफे कहता है, तुम्हें भी सेम ऐसे करना चाहिए, उन्हें पकड़कर बाहर निकालते हैं। सुनिन कहता है, ब्रदर जियांग चैन, अगर ये दोनों बंदे एक साथ आप पर अटैक करें तो आप कितने लंबे टाइम तक खुद को इस एरिया के अंदर रख सकते हैं? जियांग चैन कहता है, मुझे लगता है मैं 5 मिनट तक तो सर्वाइव कर ही सकता हूँ। सुनिन कहता है, बस इतना काफी है, मेरे पास में एक प्लान है, उसे ध्यान से सुनो। यहाँ पे काफी सारे कैलकुलेटर्स है, लेकिन ये सब के सब हमारे कंपटीशन में नहीं है, केवल टिनहान अकेडमी और इसके अलावा बाह्य अकेडमी, इन दोनों अकेडमी से जो कैलकुलेटर्स हैं ये सबके सब काफी ताकतवर है। आगे कंपटीशन के अंदर हमें इन्हीं से नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकें। जियांग चैन, तुम्हें जी यून और जाओ येन के सामने 5 मिनट तक सर्व करना होगा। इसी टाइम के अंदर सुफेंग जाकर क्विन हैन से फाइट करेगा और मैं एक ग्रुप के 3 बंदों को इस एरिना से बाहर निकालूंगा। इस तरीके से हम तीनों ही कुछ मिनटों के अंदर काफी सारे कैलकुलेटर्स को इस एरिना से बाहर कर चुके होंगे, और जब हम ये कर रहे होंगे तो बाकी कैलकुलेटर्स भी किसी न किसी को तो बाहर निकालेंगे। इस तरीके से ये कंपटीशन काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हमारा स्टार्टिंग अटैक ही काफी ज्यादा हाई रैंक कैलकुलेटर्स के ऊपर होने वाला है, इसलिए सब कुछ उल्टा भी पड़ सकता है। और यहाँ पर पूरे 30 कैलकुलेटर है जिनके हिसाब से हम आ गए हैं, तो ऐसा हो सकता है वो हमें टारगेट करने की कोशिश करें, इसलिए हमें खुद को सिक्योर भी करना होगा। लेकिन सुनियान बाइक कैलकुलेटर से देखने लगता है, तब उसकी नजर 3 लड़कियों की तरफ पड़ती है जो कि लगातार उसी की तरफ घूर रही है। सुनियान ने सब सोच ही रहा होता है, तभी इस मास्टर की आवाज आती है। अब सबके सब इस एरिना के अंदर आ चुके हैं, सबकी स्ट्रेटेजी बिल्ड हो चुकी है, तो भी ठीक है, अब इस कॉम्पिटिशन को शुरू करते हैं। अब ये राउंड ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जल्दी से सब आगे बढ़ो। मास्टर की तक साथ ही मैच स्टार्ट हो जाता है। सुनियान जैसा कहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। जिन यून और जाओ येन डायरेक्टली इन तीनों के ऊपर अटैक करता है। शुफेंग कहता है, सुनियान तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये कहते शुफेंग जियांग चैन और सुनियान से थोड़ा दूर हट जाता है और सीधे क्विन हैन के पास में आकर उसे कहने लगता है, क्विन हैन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझसे फाइट करो। इसी टाइम पर फेंग्यू जो कि रैंक 3 की कल्टीवेटर है, ये आराम से अब जेब खड़ी हुई है, अभी भी सोच रही है उसे किस पर अटैक करना है। इसने पहले तो सोचा था स्टार्टिंग में अटैक जियांग चैन के ऊपर अटैक करेगी क्योंकि इसकी उसके हाथ में पहले लड़ाई चल रही है, लेकिन अब क्योंकि जी यून और जाओ येन पहले जियांग चैन से फाइट करने के लिए जा चुके हैं, इसलिए वो इस्लाम को छोड़ देती है और सोचने लगती है अगर इन दोनों ने जियांग चैन को फाइट के अंदर हरा दिया तो इसका मतलब जियांग चैन बिल्कुल भी उसकी बराबरी का नहीं है, और अगर जियांग चैन इस फाइट के अंदर बच जाता है तो वैसे भी आगे पार्ट्स के अंदर जितने भी कंपटीशन होंगे उनमें इन दोनों का आमना सामना तो हो ही जाएगा। इसलिए अभी के लिए सबसे पहले इस कंपटीशन को जल्दी खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी वीक कल्टीवेटर्स है उन सभी को बाहर फेंकना चाहिए। ये कितने फेंग्यू यहाँ पर जो वीक कल्टीवेटर्स होते हैं उन सभी को अटैक करना शुरू कर देती है। इसी टाइम पर शी फेंग और क्विन हैन के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये दोनों लगभग बराबर लेवल पर है, तो इस फाइट के एंड में कुछ भी हो सकता है। इसी टाइम पर सुनियान भी जियांग से थोड़ा दूर हट चुका है और किसी दूसरे कैलकुलेटर से फाइट कर रहा है। इस कैलकुलेटर को लगता है ये सुनियान को बड़ी सेंस हरा सकता है। ये उसे कहने लगता है, लड़के तुमने अपनी शक्तियों से अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम जैसे कमजोर शिकार को ढूंढ रहा था ताकि तुम्हें बाहर निकालकर जल्दी से इस फाइट को खत्म करूं। अब तुम इस कंपटीशन के अंदर केवल कुछ मिनट ही रह सकते हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, जल्दी से मुझ पर अटैक करो और फिर बाहर निकल जाओ। सुनने के साथ ही सुन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जो चिल्ला कहता है, जियांग चैन जल्दी से यहाँ ये मेरी मदद कीजिए। जियांग चैन नाम सुनने के साथ ही ये कैलकुलेटर बहुत भीतर डर जाता है, जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन असल में वहां पर कोई है ही नहीं। ये सुनियान की एक चाल है। सुनियान एकदम इसके पास आकर इसके मुंह पर मुक्का मार देता है। सुनियान की इस ट्रिक को देखकर ऑडियंस जोर से हंसना शुरू कर देती है। मुक्का मारने के बाद भी सुनियान रुकता नहीं है, वो जोर से इस कैलकुलेटर के ऊपर एक लात मार देता है। ये लात पड़ने के साथ ही ये कल्टीवेटर सीधे इस एरिना के बाहर जाकर गिरता है। इस तरीके से इस एरिना के अंदर से पहले कल्टीवेटर को बाहर निकाल दिया गया है। इसे निकालने के बाद में सुनियान वापस से जियांग चैन की तरफ बढ़ता है जो कि एक साथ 3 कल्टीवेटर से फाइट कर रहा है। इसी समय सुनियान इनमें से एक कल्टीवेटर के पास में आकर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही सुनियान का मुक्का इस कल्टीवेटर से पे पड़ता है, कल्टीवेटर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इस एरिना के अंदर कल्टीवेटर के बेहोश जाने का मतलब है उसे भी एलिमिनेट कर दिया गया है। सुनियान ने इतनी देर के अंदर 2 कल्टीवेटर्स को एरिना से बाहर निकाल दिया। ये देखो शी फेंग और क्विन हैन दोनों अपनी फाइट भूलकर केवल उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है।
अब यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स का टारगेट सुनियन बन चुका है। इस वजह से एक और कल्टिवेटर अपनी बड़ी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो सुनियान इस ट्रक को बड़ी से डॉच करता है और फिर पीछे हटकर इस कल्टिवेटर की गर्दन को पकड़कर इसे जोर से बाहर फेंक देता है। इस कल्टिवेटर के बाहर गिरने के साथ ही कहीं से एक आवाज आती है। इस एरिना के अंदर केवल 19 कल्टिवेटर ही बचे हैं। इसी टाइम पर ये 19 18 हो जाता है क्योंकि फेंग्यू ने भी एक कल्टिवेटर को बाहर गिरा दिया है। इसी टाइम पर ये लड़की भी किसी दूसरे कल्टिवेटर पर अटैक करके उसे बाहर निकाल देती है। अब केवल 17 बंदे बचे हैं। इसी टाइम पर ज़ाओ येन जो कि जंक्शन से फाइट कर रहा है उसे सारी प्लेनिंग समझ में जाती है। वो समझ जाता है केवल अब एक कल्टिवेटर को बाहर निकाला जा सकता है। जंक्शन को जल्दी बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा, इसलिए किसी दूसरे कल्टिवेटर को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी जो कि स्ट्रेटेजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो। ये सोचने के साथ ही ज़ाओ येन के दिमाग में सबसे पहला नाम सुनियन की तरफ आता है। ये जंक्शन को छोड़कर सीधे ही सुनियन की तरफ भागने लगता है। उसके पास में आकर उस पर एक जोर से अटैक कर देता है। ज़ाओ येन को अभी तक उसे देखकर सुनियन सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है, इससे तो प्लान खराब हो जाएगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपनी ओरिजिनल पावर दिखानी होगी। मैं अभी सबके सामने अपनी पावर रिवील नहीं करना चाहता। ये सोचते हुए सुनियान बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी इस को रोकने की कोशिश नहीं करता। ज़ाओ येन के अटैक सुनियान के एकदम पास पहुंच जाता है। तभी मास्टर की आवाज आती है, सब के सब अपनी जगह पर रुक जाओ। अब इस एरिना के अंदर केवल 16 कल्टिवेटर ही बचे हुए हैं। इसी वजह से इस मैच को यही खत्म किया जाता है। ये सुनकर ज़ाओ येन बहुत बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो एकदम सुनियन के पास पहुंच चुका था, लेकिन एंड टाइम पर उसे रुकना पड़ता है। वो अपने हाथ को पीछे करते हुए सुनियन से कहता है तुम बहुत लकी हो, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। उम्मीद करना अगले राउंड के अंदर हमारा सामना ना हो, वरना उस राउंड के अंदर इस राउंड में गुस्सा भी निकलेगा। सुनियन कहता है यही सेम चीज तुम भी सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे खतरनाक अटैक को मैंने पूरी तरह देख लिया है। जब अगले राउंड में हमारा आमना सामना होगा तब मुझे पहले से पता होगा तुम किस तरह का अटैक करने वाले हो और इस अटैक को मैं कैसे रोक सकता हूँ। ज़ाओ येन कहता है अपनी बकवास मत करो, अभी तो तुमने मेरे अटैक देखे ही नहीं है। वैसे तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जब मैं तुम पर आखिरी अटैक करने लगूं उस टाइम पर मेरे सामने घुटने टेक देना और मुझसे माफी मांग लेना। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसी टाइम पर शू फेंग सुनियन के पास में आता है और उसे कहने लगता है सुनियन बहुत अच्छे, तुम्हारी प्लानिंग काफी अच्छी तरह काम करी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। सुनियन यहाँ पर शू फेंग की बात सुन तो रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही है। वो उस देखो जवाब नहीं देता, बस वहीं पे खड़ा रहता है। इस तरीके से इस कंपटीशन के एंड के बाद में सभी कल्टिवेटर्स को मौका मिलता है कुछ टाइम आराम करने का। कंपटीशन आगे अगले दिन शुरू होगा। इसी वजह से सभी कल्टिवेटर अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। सुनियन इस टाइम पर अपने रूम के अंदर है। ये जियान उसके पास में आती है और उसे कहने लगती है लड़के, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक शानदार स्किल है जो कि मैंने तुम्हारे लिए इन्वॉल्व किया है। तुम्हारे पास में वो हड्डी है, लेकिन तुम जानते नहीं हो उसे किस तरह से यूज करना है। उसकी मदद से कैसे खतरनाक अटैक किए जा सकते हैं। सुनियन कहता है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, फिलहाल तो मैं उस हड्डी का यूज एक तलवार की तरह करता हूँ, इसके अलावा उसके साथ मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। यूजिन कहती है तो भी ठीक है, मैं तुम्हें एक शानदार स्किल सिखाती हूँ। इस स्किल को सीखने के बाद में तुम एक ही बारी में 3 मूव्स कर पाओगे। अगर तुमने फर्स्ट मूव को अच्छी तरह सीख लिया तो तुम उस हड्डी की मदद से थंडर अटैक कर पाओगे, सेकंड मूव से मीटियोर अटैक और थर्ड मूव से टियांगिंग अटैक। ये टियांगिंग नाम का अटैक सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसे सीखना भी सबसे मुश्किल है। ये सुनने के साथ ही सुनियन की आंखें चमकने लगती है। वो कहता है क्या आप सच कह रही हैं? थंडर, मीटियोर, टियांगिंग ये तीनों सुनने में काफी खतरनाक लग रहे हैं। इनको सुनकर पता चल रहा है इनकी मदद से खतरनाक डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। यूजिन कहती है ये स्किल तो शानदार होनी ही थी, ये एक स्काई लेवल की स्किल है। कई सारे ताकतवर कल्टिवेटर इसको अपनी फाइट्स के अंदर यूज करते हैं। तुम ये भी कह सकते हो जब सैंड्स के बीच में आपस में फाइट होती है तब वो भी एक दूसरे के ऊपर इसी टाइप का अटैक करते हैं। सुनियन कहता है मैं मान गया, ये बहुत ताकतवर है, अब प्लीज मुझे भी सिखाइए। यूजिन कहती है इसे सीखने से पहले कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें फर्स्ट मूव को सीखने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर फिरोसियस क्यू होना चाहिए। इसके अलावा जब तुम सेकंड मूव दिखोगे तब तुम्हारे पास में एयर फ्लो बदलने की पावर होनी चाहिए। जब कोई कल्टिवेटर अपनी पावर को यूज करके एयर फ्लो को बदलने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। इसलिए अगर तुम इस चीज के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हो तो एयर फ्लो बदलने की कोशिश के अंदर तुम्हारी बॉडी बहुत भीतर से ब्लास्ट हो सकती है और तुम मारे जा सकते हो। इसके बाद में सबसे आखिरी में आता है थर्ड मूव, जिसमें तुम टियांगिंग अटैक को सीखोगे। इसे सीखने के लिए तुम्हारे पास में हेवन और अर्थ की पावर होनी चाहिए। इसलिए तीसरी मूव को सीखने के लिए तुम्हें अलग से काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। चलो अब फर्स्ट मूव से शुरुआत करते हैं। ये सुनने के साथ ही सुनियन अपनी जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इसी तरीके से कल्टिवेशन करते हुए पूरी रात बीत जाती है। हम यहाँ से अगले दिन का सीन देखते हैं। सभी लोग एरिना के अंदर जमा हो चुके हैं। जब पर मास्टर उठते हुए कहने लगता है सेमीफाइनल अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर आज इस एरिना के अंदर 16 कल्टिवेटर्स आपस में फाइट करेंगे। कौन सा कल्टिवेटर किससे फाइट करेगा ये पूरी तरह से रेंडमली डिसाइड होगा। एक जगह के ऊपर हमारे गवर्नर खड़े हुए हैं, उनके पास में एक संदूक है जिसके अंदर अलग अलग स्टिक है और इन सभी के ऊपर सभी 16 कल्टिवेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। गवर्नर खुद से इनमें से 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर वो दोनों कल्टिवेटर आपस में फाइट करेंगे। ये सुनते हुए गवर्नर इस बक्से के अंदर से जो कि इस सिपाही के हाथ में है इसमें से 2 स्टिक्स को बाहर निकालता है, जिसके साथ ही 2 कल्टिवेटर लाउ चैन और जीवन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर इन दोनों कल्टिवेटर्स को रिंग के अंदर बुलाता है। ऑडियंस बैठे हुए कुछ लोग बोलने लगते हैं जीयुन तो बड़ी आसानी से लाउ चैन को हरा देगा, क्योंकि जीयुन रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 पर है और लाउ चैन की रैंकिंग काफी ज्यादा लो है।
ये बात इस कलेक्टर लाओचन को पता है, इसलिए रिंग में आने के साथ ही जीयुन के सामने झुककर उस पर ग्रीट वगैरह करने लगता है। लेकिन जीयुन सीधे मेन पॉइंट पे आता है और वो कहने लगता है तुम मेरे सामने हार मान रहे हो या फिर मैं तुम्हें पीटना शुरू करूं। जीयुन का ये बिहेवियर ऑडियंस बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आता। इस तरीके से जीयुन की फॉलोइंग थोड़ी सी कम होने लगती है। तभी लाओचन बोलता है मैं तुम्हारे सामने ऐसे हार मानने वाले नहीं हूँ, कम से कम फाइट तो करूंगा ही। जीयुन आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, मुझे बताओ तुम्हें कितनी स्ट्रेंथ है। ये सुनने के साथ ही जीयुन लाओचन को कुछ बता देता है। वो उसके पेट पर कई सारे मुक्के मारने लगता है और इस तरीके से एक ही सेकंड में ये फाइट खत्म हो जाती है। लाओचन बहुत बुरी तरह से घसीटता हुआ जीयुन पे जाकर गिरता है और ये सारी ऑडियंस जो कि भी जीयुन की बुराई कर रही होती है, ये सब के सब जोर से हुटिंग मारने लगती है। अब सब लोग वापस से जीयुन को सपोर्ट करने लगे हैं। इसी टाइम हम देखते हैं चेन वुडी और उसकी बहन भी ऑडियंस के बीच में बैठी हुई है। चेन वुडी की बहन को अभी भी जीयुन का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। वो अपने भाई से कहने लगती है ये जीयुन बहुत ज्यादा घटिया है, मैं नहीं चाहती इस कंपटीशन के अंदर इसकी जीत हो। चेन वुडी कहता है आप ऐसे क्यों कह रही है। लड़की कहती है साफ सी बात है, उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो पावर में काफी ताकतवर है, उसके पास में कल्टिवेशन की स्किल्स है, कल्टिवेशन लेवल भी है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। चेन वुडी कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा था ना मैंने आपके लिए एक लड़की को सिलेक्ट किया है, वो भी इस कंपटीशन के अंदर ही है और वो जीयुन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब वो दोनों आमने सामने आएंगे तब जीयुन बहुत बुरी तरह से पीटेगा। और एक और बात, जिस लड़के को मैंने सिलेक्ट किया है उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है, सब लोग उसे काफी पसंद करते हैं। चेन वुडी कह रहा होता है तब उसके मुंह पर दोबारा से मुक्का पड़ जाता है। इसी टाइम पर इस मास्टर की आवाज आती है अगली फाइट होगी सी यू और जाओ यांग के बीच में। इस मास्टर के इतना कहने के साथ ही ये फाइट खत्म हो जाती है। सी यू इस एरिना के अंदर आते ही तुरंत ही हाथ ऊपर करके फाइट से पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता है जाओ यान बहुत ताकतवर है। कंपटीशन के रैंकिंग के हिसाब से वो सेकंड नंबर पर है। इस तरीके से इतनी आसानी से फाइट खत्म होता देखकर जाओ यान सोचते लगता है कितना अच्छा होता अगर इसकी जगह पर सुन यान होता और मेरे सामने इस तरह से माफी मांगता और इस फाइट के अंदर पीछे हट जाता तो मेरी कितनी रेस्पेक्ट बढ़ती। लेकिन चलो अभी मैं इससे काम चल लेता हूँ, अगले राउंड में जरूर उससे फाइट होगी, अगर वो इस राउंड को सर्व कर गया तो। इसी टाइम पर ये मास्टर कहने लगता है ये राउंड तो खत्म हो चुका है, अब यहाँ से तीसरा राउंड शुरू होगा। इस राउंड के अंदर फाइट होगी अजूरा अकेडमी के जियांग चैन और डोंगन अकेडमी के जाओ यान के बीच में। इस कंपटीशन के अंदर जाओ यान नाम के दो बंदे हैं। दूसरा बंदा अब इस एरिना के अंदर आ जाता है, जंक्शन में अंदर आता है। एरिना के अंदर आने के बाद में जाओ यान कहता है इस कंपटीशन की रैंकिंग के हिसाब से तुम्हारी रैंक 4th है और मेरी 5th, हमारे बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए तुम ये बिल्कुल समझने की कोशिश मत करना कि मैं तुमसे बड़ी सीन से हार जाऊंगा। इस कंपटीशन के एंड तक सबको पता चल जाएगा इस कंपटीशन के अंदर जो रैंकिंग की गई है ये एकदम गलत है, यहाँ पर मेरी रैंक तुमसे हाई होनी चाहिए थी। अब चलो फाइट शुरू करते हैं। ये कहने से जियांग चैन अब तलवार निकाल लेता है और फिर जोर से घुमाता है। उसके साथ करने के साथ ही स्वॉर्ड के अंदर से एक स्वॉर्ड वेव निकलती है जो कि तेजी से जाओ यान की तरफ बढ़ने लगती है। जियांग चैन के इस अटैक के सामने जाओ यान कुछ भी नहीं कर पाता। ये स्लैश उसके मुंह पर पड़ता है और जोर से मुंह के जमीन पे गिरता है। इस नॉर्मल से अटैक का इम्पैक्ट जाओ यान के ऊपर इतना खतरनाक होगा इसकी उम्मीद जियांग चैन को बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उसे कहने लगता है क्या हुआ, इतना खतरनाक अटैक तो नहीं था, क्या तुम ठीक हो। जाओ यान इस चीज का कुछ जवाब नहीं देता, उसके मुंह से लगातार खून बहता जा रहा है। जाओ यान की ऐसी हालत देखकर चैन जोर से हंसना शुरू कर देता है और इसी टाइम पर जो बाकी ऑडियंस होती है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि इस कंपटीशन के अंदर जो रैंकिंग की गई है वो एकदम गलत है। इस कल्टिवेटर को बिल्कुल भी 5th पोजीशन पे नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से कुछ बंदे तो इतने गुस्सा हो जाते हैं वो वहां पर खड़े होकर अजीब से इशारे करने लगते हैं। इसी के साथ ये मैच ही खत्म हो जाता है। मास्टर कहने लगता है इस फाइट के अंदर जियांग चैन जीत चुका है, अब फाइट यहीं पे खत्म होती है। ये देखकर चेन वुडी की बहन बोलने लगती है ये लड़का जियांग चैन काफी ताकतवर है, मुझे ऐसा लगता है ये जी युन को भी काफी टक्कर दे सकता है और उसे हरा भी सकता है। चेन वुडी इससे बोलता है ऐसा तो होना ही था, ये लड़का अजूरा अकेडमी का तीसरे नंबर का सबसे जीनियस कल्टिवेटर है। चेन वुडी की बहन कहती है तीसरे नंबर का, तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन है। चेन वुडी कहता है तुम्हें क्या लगता है, दूसरे नंबर पर तो मैं हूँ। पूरे अजूरा सेक्ट के अंदर केवल एक ही लड़का है जो कि अपने माइंड के हिसाब से मुझसे आगे है और वो एक लड़का वो है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, मेरा ब्रदर इन लॉ। ये सुनने के साथ ही लड़की दोबारा से गुस्सा हो जाती है। चेन वुडी को जोर से गला दबाने लगती है और उसे कहती है आज के बाद अगर दोबारा से तुमने ये वर्ड कहा भी तो मैं तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे सर से अलग कर दूंगी। तुम जब देखो तब ये बकवास करते रहते हो, ये बकवास कब बंद होगी तुम्हारी। इसी बहस के बीच में अगली फाइट के लिए कल्टिवेटर्स एरिना के बीच में आते हैं। एक एक करके इस एरिना के अंदर लगातार 3 से 4 फाइट होती है और बड़ी आसानी से इन तीनों फाइट के अंदर 3 अलग अलग कल्टिवेटर जीत जाते हैं। इन 3 फाइट्स के अंदर जो 6 कल्टिवेटर होते हैं इनमें से 2 लड़कियां होती है और ये दोनों ही फाइट में जीत जाती है। ये देखकर सुनील सोचने लगता है ये दोनों लड़कियां काफी ताकतवर है, इन्होंने कल्टिवेशन के अंदर जिन स्किल्स का यूज किया था ये सभी काफी अच्छी है। मुझे इस बारे में फाइट खत्म होने के बाद में योर हंड्रेड से बात करनी होगी क्योंकि आई कंपटीशन के अंदर ये दोनों लड़कियां मेरे लिए कोई दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इनसे फाइट करने के लिए मुझे अभी से कुछ सोचना होगा। तभी मास्टर कहता है 7th फाइट शुरू होने वाली है। ये फाइट होगी शी फैंग जो कि अजूरा सेक्ट से बिलोंग करता है और चैन हान के बीच में। मास्टर से सुनने के साथ ही शिवंग तुरंत ही इस ट्रेन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसी टाइम पर सुनील दिखाई देता है उसके पास ही में एक कल्टिवेटर खड़ा हुआ है। ये क्वीन हैन है जो कि लगातार बहुत ही गौर से उसकी तरफ देख रहा है। क्वीन हैन का इस तरह से घूमना सुनील को पसंद नहीं आता, तो सोचे लगता है बस एक बार हमारी फाइट हो जाए, इस फाइट के एंड में मैं क्वीन हैन को काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसे इस कॉम्पिटिशन
बाहर निकाल दूंगा। अब तक काफी सारे ग्लैडिएटर्स के बीच में फाइट हो चुकी है, हम दोनों की अब तक फाइट नहीं हुई, तो इसके बहुत चांसेस है अगली फाइट हम दोनों की ही हो। वैसे अब तो ये पक्का हो चुका है क्योंकि ये 8th फाइट होगी और 16 कल्टिवेटर्स है, तो हम दोनों ही आखिरी में बचे हुए हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। जितना सोचने के बाद में सूर्यन दोबारा से शी फैंग और इस दूसरे कल्टिवेटर चेन हान की फाइट को देखने लगता है। यहाँ पे चेन हान वही कल्टिवेटर है जिनसे सुन यान और उसकी पूरी टीम की मुलाकात हुई थी इस सिटी के अंदर पहली बार आने के बाद। एरिना के अंदर आने के बाद में चेन हान कहने लगता है, आखिरकार हम दोनों आमने सामने आई गए, अब तुम्हें हराकर मैं अपना बदला ले लूंगा। उस टाइम पर तुमने मेरे साथ में बहुत गलत बहस की थी। इस फाइट के एंड होने पर तुम्हारे मास्टर को पता चलेगा कि तुम लोग कितने कमजोर हो। शिफिंग कहता है, तुम तो अभी से ही बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पक्के तौर पर लगता है ना कि तुम फाइट में जीत जाओगे। चेहनन कहता है, मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है, और ये बात तुम्हें पता चल जाएगी इस फाइट खत्म होने के बाद। चलो फाइट शुरू करते हैं। तुम जानते नहीं हो इस फाइट के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। ये कहते चेहनान अब दोनों तलवार के साथ में तेजी से शिफेंग तरफ भागने लगता है और शिफेंग के ऊपर एक दूसरा अटैक कर देता है। शिफेंग जोर चलकर अटैक डॉज करता है। चेहनान यहाँ पर रुकता नहीं है, वो शिफेंग को संभलने का मौका नहीं देता और तेजी से उसमें दोबारा से अटैक करता है। जी शिफेंग अपनी तलवार से ब्लॉक करके उसकी तलवार खुद से दूर करता है और तेजी से उसके पास जाने लगता है। तभी चेहनान दोबारा से उस पर अटैक करता है। अटैक होने से पहले ही शिफेंग जोर से उसके हाथों पकड़ लेता है और फिर उसके एकदम पास पहुंच के अपने सर से उसके नाक पे अटैक करता है। इसके साथ ही इस फाइट के अंदर शिफेंग जीत जाती है। चेनहान की नाक से बहुत तेज खून में लगता है और चेन पे करके बेहोश जाता है। शिफेंग को इतनी सारे से जीता देखकर सुनियन भी काफी चौंक जाता है। वो खुश था बोलता है, बहुत अच्छे। शिफेंग इसलिए बोलता है, ये बहुत शानदार था, मैंने किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं किया। सुनियान अब तुम्हारी बारी है, हमें डिसअपॉइंट मत करना। इसी टाइम पर इस मास्टर की आवाज आती है, 7th फाइट भी अब खत्म हो चुकी है, अब आज की लास्ट फाइट शुरू होने वाली है। सभी लोगों को पता चल चुका होगा ये लास्ट फाइट किसकी होने वाली है। ये फाइट होगी अज़ूरा एकेडमी के सुन यान और टिनहन एकेडमी के क्वीन हैन के बीच में। तुम दोनों कल्टिवेटर्स जल्दी से एरिना के अंदर आ जाओ। ये सुनने के साथ ही सुनियान आगे बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर चेनवुडी की बहन सुनियन को पहचान जाती है। असल में इस लड़की का नाम लेन याओ है और ये वही लड़की है जिससे सुनैन उस जंगल के अंदर मिला था, झरने के पास में, जिससे कपड़े सुनैन ने चुरा लिए थे, बाद में लुटा भी दिए थे, लेकिन शानदार धमकी भी दी थी। लिन याओ सुनैन के बारे में जब ये सब कुछ सोच रही होती है। इसी टाइम पर चेनवुडी कहता है, देखा इस लड़की को देखो, ये वही लड़का है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था और इसके बारे में मैं तुमसे इतने लंबे टाइम से बात कर रहा था। ये लड़का बहुत कमाल का है, बहुत ताकतवर है, जीनियस है और इसके अलावा इसका कैरेक्टर भी बहुत क्लियर है। क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? क्या तुम्हारे अंदर इसे शादी करने की इच्छा नहीं हो रही, या फिर तुम इसे देखकर इतनी इंप्रेस हो चुकी हो कि तुम्हें शब्द ही नहीं मिल रहे कि तुम किस तरीके से मेरी या इस लड़की की तारीफ करो। चेनवुडी जब ये कह रहा होता है तब लेंग याओ मनी मन लगातार सुनने को गालियां बकने लगती है और फिर एकदम से एक बहुत इविल फेस बनाते हुए चेनवुडी से कहने लगती है, ये लड़का तो बहुत कमाल का है, तुमने पहले मुझे इससे क्यों नहीं मिलाया? चेनवुडी कहता है, मुझे तो पता ही था जब आप इसे पहली बार देखेंगी तभी से ये आपको अच्छा लगने लगेगा। वो क्या है ना, अभी तक मुझे कोई ओकेजन नहीं मिला था, अब मिल लिया ना, अब दोबारा से जब कंपटीशन खत्म होगा तब मैं मिला दूंगा। वैसे अब आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए, मेरी आंखें बहुत तेज है, मैंने एक परफेक्ट लड़के को आपके लिए सिलेक्ट किया। इसी टाइम पर हम जेन याओ और जी यून को देखते हैं जो कि आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जेन याओ कहता है, जी यून तुम्हारी टीम के तो काफी मजे हो गए, तुम सभी की फाइट कमजोर कल्टिवेटर से हुई है। देखो वहाँ देखो, क्वीन हैन इस लड़की सुनियन से फाइट करने वाला है। सुनियन बहुत कमजोर है, बड़ी आसानी से क्वीन हैन अगले राउंड में पहुंच जाएगा। वैसे मुझे ये पता चला है इस लड़की के पास में बहुत ही अजीब तरीके की ट्रिक्स है। कल जो मैच हुआ था उस मैच के अंदर मेरी टीम के 2 बंदे इसी लड़की की वजह से एलिमिनेट हो गए थे, इसी ने उन दोनों को बाहर फेंक दिया था। इसके बावजूद भी मैं इसको किसी तरीके से सजा नहीं दे पाया और अभी तक ये इस कॉम्पिटिशन के अंदर है। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। फाइनली अब जाकर इस लड़के को इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन एक चीज के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मैं खुद से इस लड़के को सबक नहीं सिखा पा रहा। अब बस मुझे आपके स्कूल के कल्टिवेटर क्वीन हैन से उम्मीद है वो इस लड़की को बहुत विधि से पीटेगा और फिर यहाँ से एलिमिनेट करेगा, जिसके बाद में मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जिन कहता है, वैसे ये फाइट उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी तुम सोच रहे हो। ये फाइट जितनी दिखाई दे रही है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये फाइट 2 भाइयों के बीच में होने वाली है। सुन यान और क्वीन हैन दोनों भाई है, या फिर कहना चाहिए स्टेप ब्रदर है। इन दोनों के फादर एक ही है। यहाँ पर क्वीन हैन सुन यान का बड़ा भाई है। क्वीन हैन की मॉम एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो काफी अमीर है। वहीं सुनियन की मॉम एक गरीब सी नौकर है जो कि क्वीन फैमिली के अंदर काम करती थी। यही सारा काम करते हुए सुनियन का जन्म हुआ था। इसके अलावा क्वीन हैन ने मुझे ये बताया है ये लड़का सुनियन काफी ताकतवर है, इसके पास में काफी तरह की स्किल्स है जो कि हम इस फाइट में देख पाएंगे। इन्हीं सारी फाइट्स को देखते हुए मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये फाइट अब तक के इस मैच की सबसे शानदार फाइट होने वाली है। जेनो कहता है, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, ये सारी जानकारी जानने के बाद में अब इस मैच को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसी टाइम पर क्वीन हैन जो कि सेरेना के अंदर है, ये सुनियन थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम जैसे कमजोर कल्टिवेटर जो कि एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें छोटी फैमिली कहा क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अब तो मुझे तुम्हारे साथ में फैमिली पर जुड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो एक अनाथ हो। मुझे जानकर बहुत बुरा लगता है कि तुम जैसे अनाथों को इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है।
सुनियन कहता है तुम्हें बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि ये अनाथ इस फाइट के अंदर तुम्हें हराने वाला है। वैसे तुम्हारे पास में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन तो पहुंच चुकी होगी कि तुम्हारा भाई क्विंटियन मेरे हाथों से मारा जा चुका है। उसकी मौत बहुत ज्यादा बुरी थी, कोई भी उसे बचा नहीं पाया। मैंने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे मार दिया। अपने भाई की डेथ की खबर सुनकर क्वीन हैन काफी चौंक जाता है। सुनियन कहता है क्विंटियन की मौत के अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस क्वीन फैमिली से मिलने के लिए गया था। उसी टाइम पर क्विंटियन ने मुझे बताया कि उसने मेरी मॉम को मार दिया। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरी मॉम जिंदा है, बस उसे कोई और लोग अपने साथ में लेके गए। लेकिन ये पता चलने में थोड़ी देर हो चुकी थी। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसे पीटना बंद कर दिया था।